हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती में सेट नंबर 2 को लेकर आए हैं और सेट नंबर 2 जो है हम लोगों का वो अकाउंटिंग से संबंधित है। हम लोग बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही जल्द एंटरप्रेन्योरशिप जो आप लोगों का अलग से एक टॉपिक है, मतलब एक टॉपिक क्या है, एक अलग से वैकेंसी आएंगी। देखो, इसमें जो है सिलेक्शन करना है कॉमर्स के स्टूडेंट को। 3 जगह से वैकेंसी आई हुई है, उनमें से तीनों जगह पे आप लोगों को अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलेंगी और मिल रही हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उनके बारे में मैंने आप लोगों को अकाउंटेंसी की जो है प्रैक्टिस सेट चालू करा दिया है। प्रैक्टिस सेट एक करवा दिया है हम लोगों ने, पहला प्रैक्टिस सेट हो गया है और ये हम लोगों का दूसरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और जल्द से जल्द मैं आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की भी क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम लग गया इसलिए आप लोगों की क्लास ये नहीं हो पाई, बहुत दिनों से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। तो बच्चों ने कमेंट किया है कि बिहार के बारे में आप लोग बिहार के बारे में वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो मैंने इसीलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी कंप्यूटर में, इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो क्वेश्चन को सबसे पहले सेट नंबर 2 है हम लोगों का, सेट नंबर हम लोगों का 2 है। आज हम लोग सेट नंबर 2 को करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िवादी अवधारणा के अनुप्रयोग का एक उदाहरण है। देखो, अवधारणा की बात करें, अगर हम लोग अकाउंटिंग में अवधारणाओं की बात करें तो हम लोगों की अवधारणाएं कितनी होती हैं, तो बहुत सी अवधारणाएं होती हैं। पूंजी अवधारणा क्या होती है, लागत अवधारणा क्या होती है, द्विपक्षीय अवधारणा क्या होती है, एक रूपता की अवधारणा क्या होती है। तो जब मैं आप लोगों को डिटेल में क्लास करवाऊंगा, अगर समय बचा तो डिटेल में करवाएंगे, नहीं तो प्रैक्टिस सेट ही से बहुत सी चीज़ें आप लोगों को फंसने वाली हैं। और यहाँ पे हम लोग इनको अगर हम बोल के भी आप लोगों को बताएं कि लागत संबंधी अवधारणा होती है, पूंजी अवधारणा होती है, द्विपक्षीय अवधारणा होती है, एक रूपता की अवधारणा होती है, तो ऐसे करके 10-11 हम लोगों की अवधारणाएं अकाउंटिंग में होती हैं। तो एक अवधारणा होती है रूढ़िवादी अवधारणा। अब ये रूढ़िवादी अवधारणा क्या होती है, तो रूढ़िवादी अवधारणा ये कहती है कि लेनदारों की छूट के लिए प्रावधान नहीं करना है। लेनदारों को छूट के लिए प्रावधान नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये बात बिल्कुल इसमें सही है। दूसरी है राजस्व व्यय के रूप में छोटे मूल्य की पूंजीगत व्ययों को चार्ज करना है, बिल्कुल सही बात है। ख्याति जैसे अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन किया जिसका जीवन अनिश्चित है, तो इसका भी आंसर हम लोगों का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब रूढ़िवादी प्रथा क्या होती है, तो हम लोग इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इन्हें बोलते हैं लेखांकन प्रथाएं। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बातें को लिखना चाहे तो कहाँ पे लिखें, हाँ यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकेंड, लेखांकन की प्रथाएं, लेखांकन की प्रथाएं हम लोगों की कौन कौन सी होती हैं, या फिर इन्हें परिपाटी बोलते हैं। तो सबसे पहली जो प्रथा होती है वो हम लोगों की होती है पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा होती है हम लोगों की। मतलब कि हम लोगों को सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनको हम लोगों को सभी लोगों को प्रकट करने होंगे। और प्रकट का मतलब होता है अपने स्टेटमेंट बनाना, लाभ हानि खाता विवरण बनाना, व्यापारिक खाता बनाना, बैलेंस शीट बनाना। तो पूर्ण प्रकटीकरण की ये प्रथा में आता है। दूसरी प्रथा कौन सी होती है, तो दूसरी प्रथा जो होती है उसे बोलते हैं प्रमुखता की प्रथा। प्रमुखता की प्रथा। तो प्रमुखता का मतलब होता है कि जो मेन चीजें हैं, जो बिजनेस से संबंधित हैं, उनको ध्यान में रखिए, और जो बिजनेस से संबंधित नहीं है, महत्वहीन है, उनको आप ध्यान में ना रखिए। तीसरी प्रथा कौन सी होती है, तो तीसरी प्रथा जो होती है
तो इसी प्रथा को बोलते हैं एक रूपता की प्रथा। एक रूपता की प्रथा, एक रूपता की प्रथा। इस प्रथा में क्या है कि एक रूपता की प्रथा का मतलब होता है कि अगर हमने कोई चीज, अगर हमने मान लो ये व्यापार खाता बनाया, अगर ये व्यापार खाता बनाया है और ये व्यापार खाता हम लोगों ने कैलेंडर वर्ष के अनुसार बनाया है, कैलेंडर वर्ष के अनुसार बनाया है, तो कैलेंडर वर्ष मान लो ये वाला जो व्यापार खाता है 2020 में हम लोगों ने बनाया है, तो हम लोगों ने 2020 में कैलेंडर वर्ष को चुना है। और अब अगर हम लोग 21 में अगर हम लोग वित्तीय वर्ष को चुनते हैं तो अकाउंटिंग में ये गलत माना जाता है। एक रूपता का मतलब होता है कि ऐसा काम करना, अगर मान लो आप अपना जो है, आप कोई फल बेचते हैं और फल आप आज किलो में बेचते हैं और कल आप दर्जन में बेचने लगे, तो नहीं, आप एक रूपता लाइए और एक रूपता लाने के बाद आप अपना प्रॉफिट देखिए कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस हुआ। तो एक रूपता का मतलब होता है व्यापार में या फिर किसी भी काम में एक रूपता लानी चाहिए, तो इसकी तो ये प्रथा होती है। और चौथी प्रथा कौन सी होती है? रूढ़िवादी प्रथा। रूढ़िवाद की प्रथा, रूढ़िवाद की प्रथा। अब रूढ़िवाद की प्रथा क्या कहती है कि समस्त जो हानियां होती हैं, जो समस्त आने वाली हानियां होती हैं, उनके लिए प्रावधान कीजिए, समस्त हानियों के लिए प्रावधान कीजिए और लाभों को इग्नोर कीजिए, लाभों को इग्नोर कीजिए और हानियों के लिए प्रावधान कीजिए। तो ये रूढ़िवादी प्रथा होती है। और रूढ़िवादी प्रथा से ही क्वेश्चन पूछा था कि लेनदारों के लिए छूट के लिए प्रावधान नहीं है, तो लेनदारों के लिए छूट के लिए प्रावधान जो है वो नहीं करना चाहिए। तो ये किस में कहा गया है? रूढ़िवादी प्रथा में कहा गया है कि हानियों के लिए प्रावधान कीजिए। अब इसमें कहा है छूट के लिए प्रावधान, ये बात गलत होती है। तो रूढ़िवादी लेनदारों की छूट के लिए प्रावधान नहीं करना है, तो ऐसा जो होता है वो रूढ़िवादी अवधारणा के अनुप्रयोग में होता है। तो इसका राइट आंसर ए बी सी तीनों हो जाएंगे और डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख के आप लोगों को 8 मिनट लग गए, मुझे लगभग में 8 मिनट हो गए, तो इसीलिए हम डिटेल में नहीं बताते हैं कि डिटेल से करने से क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती है और प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। अब बच्चे यहीं पे स्किप करके चले जाते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ें आती होती हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में नहीं कराता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस स्थिति में रूढ़िवाद का सिद्धांत लागू होता है? रूढ़िवाद का सिद्धांत लागू होता है जब 2 या 2 से अधिक स्वीकार तरीके होते हैं, तो उसे सबसे अधिक रूढ़िवादी होता है, उसे लागू किया जाता है। जब नुकसान की संभावना होती है तो उसे मान्यता दी जाती है और अनुमानित लाभ को नज़रअंदाज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि नुकसान समस्त हानियों को ध्यान में रखिए और लाभों को नज़रअंदाज कीजिए। ये किस में कहा गया है? रूढ़िवादी अवधारणा, रूढ़िवादी प्रथा में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि किसी संपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन पर आवंटित करना अनुप्रयोग है। चालू व्यवसाय की अवधारणा, मिलान अवधारणा, लेखा अवधि अवधारणा या फिर लागत अवधारणा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि किसी संपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन पर आवंटित करना एक अनुप्रयोग है। किसी संपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन पर आवंटित करना, तो ये चालू व्यवसाय की अवधारणा में आता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि किसी संपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन पर आवंटित करना एक अनुप्रयोग कहलाता है। तो वो चालू व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत आता है, क्योंकि किसी संपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन पर आवंटित करना एक अनुप्रयोग है, तो चालू व्यवसाय की अवधारणा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक व्यावसायिक उद्यम कितने समय तक विद्यमान रहता है, इससे जुड़ी अनिश्चितता उत्पन्न होती है।
एक व्यवसायिक उद्यम कितने समय तक विद्यमान रहता है? लेखा अवधि मुद्दा तक, निरंतर मुद्दा तक, मैचिंग इशू तक, या फिर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इशू तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक व्यवसायिक उद्यम कितने समय तक साथ रहता है या विद्यमान रहता है? तो इसका राइट आंसर है निरंतरता मुद्दा जो होता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5, लेखांकन नीतियों में परिवर्तन केवल किए जा सकते हैं लेखा मानकों के अनुपालन करने के लिए, वित्तीय विवरणों को बेहतर प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए, कानून का पालन कराने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो लेखांकन नीतियों में अगर हम परिवर्तन करते हैं या फिर परिवर्तन करना पड़ता है तो लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उनका अनुपालन करने के लिए, वित्तीय विवरणों को बेहतर प्रस्तुतिकरण करने के लिए, बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन किया जा सके तो उनमें लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया जा सकता है, कानून का पालन कराने के लिए। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन तीनों कंडीशनों के कारण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 नंबर में कि दोहरा लेखा सिद्धांत का अर्थ है। दोहरा लेखा का मतलब होता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। दोहरा लेखा सिद्धांत। अब दोहरा लेखा सिद्धांत की बात किसने कही थी? तो वो कही थी लूकास पेसियोली ने। लूकास पेसियोली ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? दी कंप्यूटिव स्क्रिप्ट्स के नाम से पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने अकाउंटिंग के 2 पक्षों को रखा था, नाम पक्ष और जमा पक्ष के बारे में। उन्होंने डेबिट और क्रेडिट की बात कही थी उसमें, और उन्होंने इनकी पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो इटली के वेनिस नगर में हुआ था 1494 ईस्वी में। तो दोहरा लेखा सिद्धांत का अर्थ होता है प्रत्येक लेन देन को 2 बार लिखना, प्रत्येक लेन देन की 2 प्रविष्टियां करना, प्रत्येक क्रेडिट के लिए डेबिट एवं प्रत्येक डेबिट के लिए क्रेडिट, समस्त व्यावसायिक लेन देन के दोहरे खाते रखना। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि इसका राइट आंसर है प्रत्येक क्रेडिट के लिए डेबिट और प्रत्येक डेबिट के लिए क्रेडिट। मतलब अगर मैं पैसे देता हूं तो आप प्राप्त करते हैं, अगर आप देते हैं तो मैं प्राप्त करता हूं। प्रत्येक क्रेडिट के लिए डेबिट और प्रत्येक डेबिट के लिए क्रेडिट। तो इसका राइट आंसर यही डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 7 नंबर में लिखा हुआ है कि हानि को छिपाने के लिए यदि ह्रास पुस्तकों में ना दिखाया जाए तो किस परंपरा का उल्लंघन करते हैं हम लोग? हानि को छुपाने के लिए यदि पुस्तकों में ना दिखाया जाए, ह्रास को पुस्तकों में ना दिखाया जाए, जैसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो इससे हम लोग किस परंपरा का उल्लंघन करते हैं? तो रूढ़िवादी प्रथा का उल्लंघन करते हैं, प्रकटीकरण का उल्लंघन करते हैं, संगति का उल्लंघन करते हैं, या फिर उल्लंघन नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि हम लोग सभी चीज़ों को प्रकट करना चाहिए हम लोगों को अकाउंटिंग में। ये हम लोगों का पूर्ण प्रकटीकरण में कहा गया है। लेकिन हम लोग जब ह्रास को पुस्तकों में नहीं दिखाते हैं तो हम लोग किस परंपरा को उल्लंघन करते हैं? तो हम लोग पूर्ण प्रकटीकरण परंपरा का उल्लंघन करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संपत्तियों को किस अवधारणा के अनुसार क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए? संपत्तियों को किस अवधारणा के अनुसार क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए? ऐतिहासिक लागत अवधारणा पर, मुद्रा मापन अवधारणा पर, अस्तित्व अवधारणा पर, या फिर कोई अवधारणा नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संपत्तियों को किस अवधारणा के अनुसार क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए? तो ऐतिहासिक लागत अवधारणा के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्थायी संपत्तियों को या संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत अवधारणा के अनुसार क्रय मूल्य लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर
9 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि व्यवसाय की संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही करना कौन सी परंपरा होती है। तो मतलब समस्त हानियों के लिए आयोजन करना और लाभों को इग्नोर करना किस परंपरा में है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, ये 3 बार क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बस पूछने का तरीका बदल जाता है लेकिन क्वेश्चन तो वही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि कम मूल्य के माल को विविध व्ययों में लिखना चाहिए, ऐसी परंपरा होती है। अगर मान लो कम मूल्य का माल है तो उसको विविध व्ययों में लिखना चाहिए, ऐसी कौन सी परंपरा होती है। संगति परंपरा होती है, महत्वपूर्णता की परंपरा होती है, रूढ़िवादी परंपरा होती है, या फिर प्रकटीकरण की परंपरा होती है। तो कम मूल्य के माल को विविध व्ययों में लिखना चाहिए, ऐसी परंपरा महत्वपूर्णता की परंपरा होती है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि विंडो ड्रेसिंग किस परंपरा से प्रतिबंधित है। विंडो ड्रेसिंग किस परंपरा से प्रतिबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि विंडो ड्रेसिंग प्रकटीकरण परंपरा से प्रतिबंधित है, उपार्जन परंपरा से प्रतिबंधित है, रूढ़िवादिता से महत्वपूर्णता से प्रतिबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 नंबर का सही आंसर आप लोगों को बताना है कि विंडो ड्रेसिंग किस परंपरा से प्रतिबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि रूढ़िवादी प्रथा में विंडो ड्रेसिंग जो है वो प्रतिबंधित होती है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि निरंतरता की अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय की अवधि होती है। निरंतरता की अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय की जो है वो अवधि क्या होती है। तो अवधि होती है वार्षिक होती है, द्विवार्षिक होती है, अनवरत या फिर असीमित होती है, लेखा अवधि तक होती है। तो अगर निरंतरता मतलब कि कॉन्टिन्यूटी, अगर हमने मान लो व्यवसाय स्टार्ट किया है तो हम तो यही सोचेंगे कि हमारा व्यवसाय अनवरत एवं असीमित समय तक चले। तो इसका राइट आंसर हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि निरंतरता की अवधारणा का मतलब होता है कि कोई व्यवसाय असीमित अनवरत, मतलब कि हम लोगों का कोई फिक्स टाइम नहीं है उसका कि 5 साल 10 साल में हमारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ता रहे। तो इसी को बोलते हैं निरंतरता की अवधारणा के अनुसार हम लोगों का व्यवसाय की अवधि होती है तो वो असीमित होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ष में ह्रास का लेखा स्थायी किस्त पद्धति से, और आगामी वर्ष में भी ह्रास का लेखा इसी पद्धति से करना चाहिए, ऐसी कौन सी धारणा है। तो मतलब हम लोगों ने पहले जो ह्रास लगाया है वो हम लोगों का स्थायी किस्त पद्धति से लगाया है, दूसरी वर्ष भी हम लोग उसी पद्धति से लगाते हैं। तो हम लोगों का कौन सी प्रथा होती है, तो वो हम लोगों की कौन सी प्रथा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम लोगों की संगति परंपरा होती है। संगति का मतलब होता है कि हमने जो पिछली बार किया है उसी हिसाब से हम चीज़ों को करेंगे। तो हमने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि वो कौन सी परंपरा, वो कौन सी प्रथा में आ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हम लोगों का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, तो इसका राइट आंसर संगति परंपरा हो जाएगा। और संगति परंपरा को बोलते हैं एक रूपता की प्रथा भी कह सकते हैं कि अगर हमने पहली साल स्थायी किस्त पद्धति लगाई है और दूसरी साल भी स्थायी किस्त पद्धति ही लगाते हैं तो हम किस परंपरा को फॉलो करते हैं, संगति परंपरा। मतलब संगति का मतलब होता है एक जैसी संगति, एक साल और दूसरी साल की सेम होगी, तभी हम लोग चीज़ों को हम लोग
साल में जो प्रॉफिट हुआ है उसमें कंपैरिजन कर पाएंगे। अब मान लो कि हमने पिछली साल क्रमागत पद्धति लगाई और इस साल हमने स्थायी किस्त पद्धति लगाई, तो हम लोग जो है तुलना कैसे कर पाएंगे, तुलना सही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग इस परंपरा को फॉलो करते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि लेखांकन सिद्धांतों का आशय है। लेखांकन सिद्धांतों का क्या आशय है? कठोर नियम, नीतियों का कठोरता से पालन करना, तथ्य जिन्हें सर्वत्र स्वीकार्य हैं, व्यापार के लाभों को अधिकतम करने के सूत्र। इसका राइट आंसर है कि तथ्य जिन्हें सर्वत्र स्वीकारता हो उन्हें सिद्धांत को कहते हैं, जो सभी जगह स्वीकृत होते हैं उन्हें हम लोग लेखांकन सिद्धांतों का आशय कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में कि चिट्ठी के संपत्ति एवं दायित्व पक्ष का योग बराबर होना चाहिए। ये कौन सी अवधारणा है? तो ये हम लोगों की निरंतरता संबंधी अवधारणा होती है, वस्तुपरक अवधारणा होती है, उपार्जन अवधारणा होती है, दो पक्ष संबंधी अवधारणा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो दो पक्षीय अवधारणा होती है कि एसेट्स बराबर लायबिलिटी के। तो ये दो पक्षीय अवधारणा पर होती है कि एसेट भी बराबर हुआ और लायबिलिटी के, और लायबिलिटी बराबर एसेट के। बैलेंस शीट में ये हम लोगों को कौन सी अवधारणा होती है? दो पक्ष संबंधी अवधारणा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल एसपी एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से झारखंड की चाहे बात करें, चाहे यूपी टीजीटी की बात करें, चाहे EMRS जो नई वैकेंसी आई हैं उनकी बात करें, हम लोग कॉमर्स की चाहे कोई भी वैकेंसी हो उसको अच्छी तरीके से करते हैं और पूरी की पूरी क्लासों को आप लोगों को जितनी क्लास हो सकती हैं उतनी क्लासों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि अदत्त किराए को किस अवधारणा के अंतर्गत पुस्तकों में दिखाया जाता है? तो अदत्त किराए को किस अवधारणा के अंतर्गत पुस्तकों में दिखाया जाता है? ऐतिहासिक लागत अवधारणा के अंतर्गत, मुद्रा संबंधी अवधारणा के अंतर्गत, उपार्जन संबंधी अवधारणा के अंतर्गत, अस्तित्व संबंधी अवधारणा के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अदत्त किराए को हम लोग उपार्जन संबंधी अवधारणा के अंतर्गत पुस्तकों में दिखाते हैं। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विनियोग का बाजार मूल्य फुटनोट के रूप में देना चाहिए, ऐसी परंपरा है। विनियोग का बाजार मूल्य फुटनोट के रूप में देना चाहिए, ऐसी परंपरा है। प्रकटीकरण की परंपरा है, संगति संबंधी परंपरा है, रूढ़िवादी परंपरा है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर जो है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का विनियोगों का जो बाजार मूल्य है फुटनोट के रूप में देना चाहिए, ऐसी परंपरा जो होती है। तो इसका राइट आंसर ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि रूढ़िवादी परंपरा का चिट्ठी पर प्रभाव होगा। रूढ़िवादी परंपरा का चिट्ठी पर क्या प्रभाव होगा? संपत्तियों में वृद्धि होगी? संपत्तियों में वृद्धि नहीं होगी। संपत्तियों में वृद्धि नहीं होगी। रूढ़िवादी परंपरा में चिट्ठी पर प्रभाव जो होता है वो संपत्तियों में कमी होती है, क्योंकि हम लोग हैरास को दिखाते हैं, लॉस को दिखाते हैं। तो इसीलिए हम लोग रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार चिट्ठी संपत्तियों में वृद्धि तो नहीं होती है लेकिन कमी जरूर होती है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूढ़िवादी परंपरा मैंने चारों परंपराएं आप लोगों को लिखाई हुई हैं अच्छी तरीके से। परंपराएं, अवधारणाएं, परिपाटी, सिद्धांत, ये सारी की सारी मैंने आप लोगों को चीजें लिखाई हुई हैं। बस आप लोगों को रिवीजन करके अच्छी तरीके से अपने प्रैक्टिस सेट को करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 19 नंबर में कि मात्रात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं रखा जाता। मात्रात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं रखा जाता। मुद्रा मापन अवधारणा के अंतर्गत, उपार्जन संकल्पना के अंतर्गत, द्विपक्षीय
अवधारणा के अंतर्गत या फिर प्रकटीकरण के अंतर्गत मात्रात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं रखा जाता, तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर मुद्रा मापन की अवधारणा के अंतर्गत जो होता है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मात्रात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं रखा जाता, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संदिग्ध दायित्वों को चिट्ठी में दिखाना, संदिग्ध दायित्वों को चिट्ठी में दिखाना कौन सी परंपरा है? रूढ़िवादी परंपरा है, महत्वपूर्णता है, प्रकटीकरण है या द्विपक्षीय है? तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर संदिग्ध दायित्वों को चिट्ठी में दिखाना, तो ये प्रकटीकरण की परंपरा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम लोगों ने दायित्वों को शो किया है। संदिग्ध जो दायित्व हैं वो आने वाले दायित्व हैं, उनको भी हम लोगों ने बैलेंस शीट में शो किया है, तो वो प्रकटीकरण की परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि व्यापार के स्वामी द्वारा विनियोजित पूंजी या नियोजित पूंजी व्यापार का दायित्व है। तो व्यापार का दायित्व देखो, व्यापार और व्यापारी ये दोनों लोग अलग अलग हैं, ये अलग व्यक्ति है और ये अलग व्यक्ति है। तो इनका जो दायित्व होता है वो पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व, क्योंकि व्यापारी ने व्यापार में रुपए दिए होते हैं, तो व्यापार का अस्तित्व अलग होता है और व्यापारी का अस्तित्व अलग होता है। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए इसको पूंजी को दायित्व मानते हैं, क्योंकि व्यापारी ने इसको पैसा दिया है, तो व्यापार इसे क्या मानता है? दायित्व मानता है। इस पूंजी को क्या मानता है? दायित्व मानता है। और क्योंकि व्यापारी कहता है, व्यापार जो कहता है वो कहता है ये व्यापारी ने हमें पैसा दिया है बिजनेस के लिए और इस पैसे को हमें निकाल के देना है, तो इसको बोलते हैं दायित्व के लिए। और इसीलिए जो होता है पृथक वैधानिक अस्तित्व की बात करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करते हैं, तो इसीलिए हम लोग पूंजी को बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में विभिन्न लेखांकन नीतियों को अपनाया जा सकता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में विभिन्न लेखांकन नीतियों को अपनाया जा सकता है। मूल्य ह्रास चार्ज करना, निवेश मूल्यांकन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन या फिर उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित क्षेत्रों में विभिन्न लेखांकन नीतियों को अपनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है कि इन सभी में हम लोग विभिन्न लेखांकन नीतियों को अपना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि लेखांकन नीतियों का निर्णय अनुचित चयन हो सकता है। लेखांकन नीति निर्णय का अनुचित चयन हो सकता है। वित्तीय स्थिति के प्रदर्शन को बढ़ा चढ़ाकर बताना, वित्तीय स्थिति के प्रदर्शन को अधिक समझना, घाटे का अधिक विवरण या फिर लाभ का कम आकलन। लेखांकन नीति का अनुचित चयन हो सकता है, तो अनुचित जो चयन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वित्तीय स्थिति के प्रदर्शन को अधिक समझना। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन, और हम लोग इसी के बाद जो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तो इसी के जो आगे के एमसीक्यू हैं उनको हम लोग इसमें इसी प्रैक्टिस सेट के आगे के एमसीक्यू को अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो एक विशिष्ट लेखांकन नीति का संबंध होता है सिद्धांत से, उन सिद्धांतों को लागू करने के तरीके से, सिद्धांतों और उन्हें लागू करने के तरीके से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एक विशिष्ट लेखांकन नीति का जो संबंध होता है वो सिद्धांत और उन्हें लागू करने के तरीकों से होता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे के और MCQ करने वाले हैं, अच्छी तरीके से करने वाले हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की क्लास के लिए इतना ही, और आगे की क्लास को हम लोग जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।